अब पूरी तरीके से इस पूरी ही कहानी को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों के बाद ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री दिल्ली कार्यालय में मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। देखना होगा कि वो किसको ज्यादा नीचा दिखाते हैं। जी 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 6 बजे बीजेपी कार्यालय में रहेंगे। हाँ। और 6 बजे असदुद्दीन ओवैसी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए क्या संयोग है, ऊपर वाला क्या क्या देखिए समीकरण बनाता है कि 6 बजे प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय में अपने सुभाषित वचन बोलेंगे और 6 बजे हमारे ओवैसी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी बिल्कुल, तो दोनों ही एक ही वक्त चुना है। हाँ, तेजस्वी चुनाव जीत गए हैं। ओके ओके, तो ये भी हम बताते चले, हालांकि जब वो अभी कुछ राउंड में 8-10 हज़ार से जब वो आगे लीड उन्होंने बना ली थी, तभी लग रहा था कि अब जाहिर सी बात है इससे वापसी अब मुमकिन नहीं है, यानी कि वो हार जाएं। लेकिन शुरू से बहुत जी 27 राउंड की गिनती के बाद वो 13,000 वोट से आगे हुए थे और 3 राउंड और गिनती बची हुई थी जी। रिजल्ट आ गया, जीत गए हैं, वो जीत गए हैं। तो तेजस्वी यादव जीत गए हैं, लेकिन इस जीत को वो क्या वाकई में सेलिब्रेट कर पाएंगे? क्योंकि जीत उनकी अकेले का मकसद नहीं, बल्कि पूरी पार्टी के अस्तित्व का ये अब सवाल है। एक युवा नेता, हालांकि उनके पास अभी वक्त है, लेकिन पिछली बार भी शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया और इस बार उन्हें पहले से ज्यादा बेहतर की उम्मीद थी। पहले उनको लगा 2020 में कि जनादेश उनसे चुरा लिया गया, हालांकि तब भी यह है कि उनको पूरी तरीके से इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। अगर उनको इतना यकीन था, मैं उनकी बात कर रही हूं, अगर उनको इतना यकीन था कि जनादेश उनसे चुराया गया है, 12,000 का सिर्फ फर्क है, रात के अंधेरे में डकैती करके उनसे उनका चुनाव छीन लिया गया है, तो उनके पास तो लाखों कार्यकर्ता हैं, वो क्या कर रहे थे? ये एक सवाल तो है ही। अब वो देखें कि अब अगला चुनाव, वो बहुत पुरुम्मीद थे और भीड़ जो जुट रही थी वो सब कुछ हो रहा था, और उसके बाद वो कहां पर सिमटे हैं ये भी देखने वाली बात है। और लेकिन वही फिर बार बार घूम फिर कर सुई वहीं आकर अटक जाती है। क्या क्या इस तरह के विश्लेषण का, इस तरह के एनालिसिस का कोई मकसद, कोई मतलब बच जाता है? क्या हम इस तरह के एनालिसिस करें? क्या हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट में वाकई में तोलकर हम देखें? ये भी एक सवाल है। समीर जी, और फिर मैं आ रही हूं आपके पास, प्रशांत जी। एक चीज़, बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम लोग कुछ भी बात करते हैं तो ये आती है कि ये जनादेश है या फिर क्या है। लेकिन अगर एक बार हम मान ही ले, चूंकि अब मानना है, लोकतंत्र है, चुनाव हुआ है, जनादेश के रूप में अगर हम इसको देख रहे हैं। फर्रा साहब ने भी एक बात कही कि AIMIM पर बात करना अपना समय ख़राब करना है। मुझे नहीं लगता, इस चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा बात करनी है तो इस समय AIMIM की करनी है। इसलिए करनी है कि लगातार आप देखिए, ये दूसरा चुनाव है जिसमें एक बाहर दूसरे राज्य की, और कहाँ ईस्ट में और कहाँ साउथ में, वहाँ की पार्टी आकर यहाँ चुनाव लड़ रही है और लगातार दूसरी बार वो 5 सीटें जीत रही है। पिछली बार उसके 5 में से जीते हुए 4 विधायक चले गए, बावजूद इसके फिर आए और यहाँ 5 सीटें जीत रहे हैं। और कब जीत रहे हैं? जब पूरा का पूरा विपक्ष साफ हो जा रहा है, लेकिन उनके 5 विधायक फिर भी जीत रहे हैं, इंटैक्ट है। तो ये बड़ा मैसेज है। उस लिहाज से भी अगर हम इस पूरे चुनाव को चुनाव आयोग का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र देख रहे हैं, तब कहीं ज़्यादा बड़ा मैसेज है। इसलिए है कि इसमें RJD को खारिज करने की कोशिश है, पूरी वामपंथी पार्टियों को ख़त्म करने की, उनको खारिज करने की साजिश है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को तो खैर ये लगातार साजिश हो ही रही है, और इन सब की जगह लेते हुए AIMIM को दिखाने की भी बहुत बड़ी ये साजिश है। और अगले चुनाव में फिर ये, और पहले ही तय है कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी ओवैसी अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बहुत पहले कह चुके हैं। उसके बाद वो सब जगह लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने लड़ा, यहाँ तक कि वो तो मेयर का भी चुनाव लड़े। तो इसको बहुत हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और अगर ये वास्तव में साजिश है चुनाव आयोग और BJP की, तो ये उस बड़े टूल किट का एक बड़ा हिस्सा इनको माना जाए। इस तरह से इनको खारिज कर देना, इन पर चर्चा न करना, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी लॉजिकल है। सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा का केंद्र बिंदु होने चाहिए असदुद्दीन ओवैसी। बिल्कुल। और अभी जब मैं देख रही हूँ, टैली देख रही हूँ, तो 56 सीट्स हैं जिन पर जीत जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है, और अभी भी 187 जो सीट्स हैं
उनका भी रिजल्ट आना बाकी है। धीरे धीरे ये सब रिजल्ट में तब्दील हो रहा है। वही रात तक का ही वक्त लगेगा और रात तक तस्वीर लग रहा है लगभग साफ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टैली बदलेगी इसकी उम्मीद तो नहीं है, 2 4 5 सीटें इधर उधर इतना ही हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बीजेपी जेडीयू की टैली बदलेगी ये अब नहीं लग रहा है। और एक तरह से ये ट्रेंड जो है वो सेट हो गया है। 92 पर बीजेपी है, जेडीयू 83 पर है, आरजेडी 25 पर है, एलजेपीआर जो है 19 पर है, आईएनसी यानी कांग्रेस 5 पर है, एआईएम 5 पर है और हम भी जो है वो 5 पर है। 9 अदर्स जो हैं वो 9 पर हैं। तो ये भी आप ये देखिए। और देखने वाली बात यह है कि सीपीआईएमएल जो है वो 3 सीटों पर आगे है और 1 पर उसकी जीत जो है वो डिक्लेयर हो गई है सीपीआईएमएल की। और ये साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो है उसकी 1 सीट पर जीत डिक्लेयर कर दी गई है। एआईएमएम की 3 सीटों पर जीत डिक्लेयर कर दी गई है। कांग्रेस की 1 सीट पर जीत डिक्लेयर की गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जो है उनकी 2 सीटों पर डिक्लेयर कर दी गई, 17 पर लीड उन्होंने बनाई हुई है। आरजेडी पर 5 डिक्लेयर की गई है जीत और 28 पर भारतीय जनता पार्टी और 15 पर जेडीयू। ये जीत जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। 187 अभी भी बाकी हैं जिसका इंतजार रहेगा। किस बात का इंतजार किया जाना चाहिए ये भी एक सवाल है। और लगातार हम ये कह ही रहे हैं कि ये लड़ाई अब और ज़्यादा, प्रशांत जी, ये और ज़्यादा जटिल होती जा रही है। लोकसभा का जब 2024 का चुनाव हुआ था, जो एक पूरा डिस्कोर्स, एक नैरेटिव जो बनाया गया कि इस संविधान को बदलना चाहते हैं, ये 400 पार करना चाहते हैं, दलित वोट, मुस्लिम वोट, उसने एक तरफा वोट किया। हालांकि उसमें वहाँ पर भी धांधली के आरोप लगे कि बिल्कुल हारा हुआ चुनाव था। 240 पर फिर भी सिमट गए। 400 पार की वो बात कर रहे थे। तमाम ताकत, धन, बल, सब, चुनाव आयोग, सब कुछ लगाया गया, लेकिन फिर भी उस तरह से नहीं कर पाए उसको मैनेज। उसके बाद से फिर हमने हरियाणा देखा, महाराष्ट्र देखा और अब बिहार, हिंदी पट्टी का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, जहां पर एक तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री है, एक सुनामी है जिसको कोई नहीं भांप पाया। ये विचारों की लड़ाई तो अब भी है और वो विचारों की बात तो वहां पर कही गई। वो ये बात कही गई कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं, आरएसएस क्या करना चाहता है, ये सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की लड़ाई है। ये तमाम बातें तो कही गई। लोकसभा से लेकर अब तक आखिर क्या बदल गया प्रशांत जी? देखिए, आपने कहा कि क्लैरिटी जो है वो बहुत ही एब्सोल्यूट क्लैरिटी मेरे माइंड में है कि ये हुआ क्या है। और इसमें इसलिए सुबह से मैं बिल्कुल एक ही तरीके की बात कर रहा हूँ कि ये कोई जटिल नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये बिल्कुल जो है वो दूध का दूध, पानी का पानी है कि एकदम एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि ये कोई अपोजिशन की किसी रणनीतिक फेलियर का नतीजा नहीं है। रणनीतिक फेलियर का नतीजा होता है जब होता है कि नेक एंड नेक फाइट है, उसमें हार गए होते, या हम बिहार में गए और हमको दिखाई न दे कि अपोजिशन कहाँ है, या मुझे ये दिखाई न दे कि अपोजिशन कोई रैलियां नहीं कर रहा। आप देखिए कि दूसरी तरफ क्या हुआ है। 35-40 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनिफेस्टो की हुई। उसके बाद नीतीश कुमार का जिस तरह पब्लिक स्पेस में जिस तरीके से उनका बर्ताव कैमरे के सामने दिखाई दिया, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के भाषण हुए, तो तमाम तरीके की गलतियां तो उस तरफ हुई हैं। इधर की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि एक पॉलिटिकली इनकरेक्ट भाषण हुआ हो, कोई ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर दिया गया हो, या कहीं कोई जो है वो बयान में चूक हो गई हो, कोई एकता दिखाने में चूक हुई हो। भाई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक बार नहीं कई बार हुई, मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ, तेजस्वी यादव को टाइम रहते हुए सीएम का कैंडिडेट बना दिया गया, तो ये सब कुछ हुआ। अब वो स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही थी जो हमको इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। एक शख्स की चर्चा मैं आप करना चाहता हूँ जिनकी मैंने पूरे बिहार चुनाव के दौरान नहीं की, बिहार में यात्रा करते वक्त भी नहीं की, वो है प्रशांत किशोर। और अब आप याद कीजिए कि प्रशांत किशोर के सभी बड़े अखबारों में, बड़े टीवी चैनलों में
उनके संपादकों के द्वारा इंटरव्यू हो रहे थे। बड़े बड़े संपादक, अंग्रेजी अखबारों के संपादक उनको बिहार के चुनाव का एक्स फैक्टर बता रहे थे। तो और मैंने उनकी चर्चा नहीं की, आज मैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं जी। तो या तो ये जो संपादक थे ये किसी के कहने पर वो इनके इंटरव्यू कर रहे थे और उनको बिहार के चुनाव का एक्स फैक्टर बता रहे थे, या वो मूर्ख है, इतने पॉलिटिकली नोविस है कि उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो प्रशांत किशोर एक कैरेक्टर खड़े किए गए इस चुनाव में विमर्श को प्रभावित करने के लिए, हालांकि उसमें वो कर नहीं पाए, उन्हीं का हाथ जल गया। वो विमर्श को प्रभावित करने के लिए खड़े किए गए, उनको डिसप्रपोर्शनेट मीडिया स्पेस दिया गया। वोट परसेंटेज आप देख लीजिए, हमारे सामने जो भी 2-3 सीटें वाले भी लोग हैं, जो 6 सीट वाले लोग हैं, किसने किसी को बताया कि एक्स फैक्टर है? किसी को बताया कि जीतन राम मांझी जो है वो 5 सीटें 6 सीट लड़ेंगे, वो 5 जीत जाएंगे, ये एक्स फैक्टर है? उनको एक्स फैक्टर नहीं बताया गया। तो इनकी ये जो पॉलिटिकल एडिटर्स हैं बड़े बड़े अखबारों के, इनकी क्या पॉलिटिकल विजडम है? कौन सी इंटायर पॉलिटिकल साइंस में ये एमए करके आए हैं? आप सोचिए कि एक प्रशांत किशोर कहाँ है आज की तारीख में, नंबर ऑफ सीट्स में, नंबर ऑफ वोट परसेंटेज में। तो क्यों उनका इतने इंटरव्यूज हो रहे थे, किसके कहने पर हो रहे थे? वो बेसिकली जो है वो इलेक्शन पीरियड में मीडिया स्पेस को कैप्चर करने के लिए उनको उतारा गया था, उनके ऊपर पैसे खर्च किए गए थे। 300 के करीब इंटरव्यूज दिए हैं उन्होंने, प्रशांत जी, 300 के करीब इंटरव्यूज दिए हैं उन्होंने, डिजिटल से लेकर और मेन स्ट्रीम मीडिया और न्यूज़पेपर्स सबको मिलाकर। और बहुत दावे भी उन्होंने किए कि पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, ऐसा हो गया तो वैसा कर दूंगा। तो अब वो तमाम जितने भी टीवी चैनल से अब उनको उनके पास जाना चाहिए, पूछे कि भाई क्या करने जा रहे हैं वो आगे, जिन्होंने इतना एनर्जी अपनी खर्च की उनके साथ। जब मैं बिहार के यात्रा पे था, अगर वो मुझसे कहते भी, मेरे होटल आ जाते, तब भी मैं वो कैमरे का ढक्कन नहीं खोलता उनके सामने। मैं उनका इंटरव्यू नहीं लेता, क्योंकि मैं जानता था कि वो किस लिए भेजे गए हैं और क्या कर रहे हैं। और उनका बिहार की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कहीं कोई रडार में ब्लिप भी नहीं करेंगे वो। और आज आप देख लीजिए कि वो कहाँ है। तो प्रश्न ये है कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों से भी सचेत रहना है, और ये उस मीडिया को ही के लिए क्रिएट किए जाते हैं। और हम लोगों को, मैं तो धन्यवाद दूंगा डीबी लाइव के एडिटर्स को भी और आप लोगों को भी, कि हम लोगों ने प्रशांत किशोर को तवज्जो दी नहीं, एक भी दिन डिस्कस नहीं किया। आज मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि रिजल्ट आ गए और हम लोग सही साबित हुए कि हमने उनके बारे में एक भी चर्चा नहीं की, कभी उनको एक्स फैक्टर नहीं बताया। मुझे बड़ी हंसी आ रही है और कि वो ऐसे संपादक बड़े बड़े अखबारों के क्या बड़े ये एनालिसिस उनको लेके करना जरूरी है कि क्या उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया? क्या आपको लग रहा है कुछ नुकसान पहुंचा पाएंगे? जिस तरह की परिस्थिति फिलहाल है, जिस तरह का स्ट्राइक रेट है बीजेपी का और जेडीयू का, तो ये कुछ हुआ होगा, कुछ नुकसान? जी, बिहार की राजनीति के रडार में वो एक डॉट भी नहीं, ब्लिप भी नहीं कर पाए। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो नुकसान करने के काबिल है ही नहीं। उनकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप देख लीजिए, मुझे एक सीट बता दीजिए कि कोई आरजेडी का, कोई जो है वो कांग्रेस का, सीपीआईएमएल का, सीपीआई का कोई कैंडिडेट प्रशांत किशोर की वजह से चुनाव हार गया हो। कोई नहीं हारा। तो उन्होंने बड़े बड़े लोगों को टिकट दिए, बड़े मशहूर लोगों को टिकट दिए, बड़े पैसे खर्च किए। उन्होंने खुद बताया कि कितने पैसे उनको मिलते हैं कंसल्टेंसी वगैरह में। तो बहुत पैसे उन्होंने खर्च किए, बड़े बड़े होटलों में उनके कार्यक्रम होते हैं। लेकिन आप देखिए कि उनको एक भी सीट नहीं है। और एक भी सीट, जैसे मान लीजिए कि पिछले चुनाव की मैं बात करूं कि एलजेपी ने
33 सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, 33 सीटों पर। तो प्रशांत किशोर एक भी सीट पे किसी भी कैंडिडेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, उनको उतना वोट अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक भी सीट नहीं होगी 243 में जहां पे